360 में। सदर ट्रंप 2020 के अमरीकी इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान में फौज कम कर देंगे। 9/11 के मुबैना मास्टरमाइंड के अमरीकी वकील अपने मुवक्किल के दिफा में क्या कहते हैं, और तालीमी इदारों में जिनसी बदसलूकी से निमटने के लिए क्या किया जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि 2020 के सदारती इंतखाबात से पहले अफगानिस्तान में अमरीका और उसकी इत्तेहादी अफवाज की तादाद में कमी की जाए। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान सदर ट्रंप और आला अमरीकी हुक्काम से मुलाकात के बाद वापस लौटे हैं और अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद भी खित्ते में मौजूद हैं। नदीम याकूब कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नदीम, क्या डेवलपमेंट्स हैं इस सिलसिले में? और असद, वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो इकनॉमिक क्लब ऑफ वाशिंगटन DC की एक तकरीब में शरीक थे जहां पर सवाल जवाब का एक सेशन हुआ। उसके दौरान उनसे अफ़गानिस्तान के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा कि अमरीका जो है वो ना सिर्फ तालिबान बल्कि मुल्क के अंदर और बाहर जो अफ्रीकैन है उन सब के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें हकीकी पेशरफ्त हुई है, ताहम वो कोई तारीख़ किसी मुआहदे के हवाले से नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जल्द कोई मुआहदा जो है वो तय पाया जाएगा। उन्होंने एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान के बारे में क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए, सारे प्रोसेस के बारे में एक साउंड बाइट सुनते हैं। अमरीका के सदर की जानिब से मुझे ये अहकामात हैं, वो इस बारे में बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं कि ना ख़त्म होने वाली जंगों को ख़त्म किया जाए, फौजियों की तादाद में कमी लाई जाएगी। सिर्फ हम ही नहीं निकलेंगे, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में दुनिया भर से फौजी दस्ते मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि खित्ते में अमरीकी फौज की ज़रूरत में भी कमी आएगी। तो नदीम, काबुल से भी कोई रद्द-ए-अमल आया है इस पे? क्योंकि कल हम जब कामरान बुखारी से बात कर रहे थे तो कितना प्रिपेयर्ड है अफगानिस्तान इस पूरे प्रोसेस के बाद टेक ओवर करने के लिए, उस पर कुछ कंसर्न्स हैं, तो काबुल इस हवाले से कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी के तर्जुमान सदीकी ने ट्विटर पर एक पैगाम में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हाल ही में जब वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई तो उसमें माइक पॉम्पियो ने सदर अशरफ गनी को यकीन दिलाया था कि अमेरिका की जो जनूबी एशिया के लिए पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और अमेरिका जब वहाँ से ट्रूप्स को विड्रॉ करने का फ़ैसला करेगा तो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखा जाएगा। वहाँ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ से ट्रूप्स विड्रॉ किए जाएंगे। जी असद। बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमें अपडेट करने का इस हवाले से। इसी पे मज़ीद अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान मिशन की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में जारी जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के हमलों में तेज़ी आई है, जिसके बायस रवां साल जनवरी से जून तक 3,852 अफ़गान शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानिस्तान मिशन ने ये आदाद शुमार अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में पेश किए हैं जो कि आज जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस की निस्बत रवां साल अफ़गान फोर्सेस और इत्तेहादी फ़ौजों के हाथों होने वाली हलाकतों में भी खासा इजाफा हुआ है। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बावजूद अफ़गानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी नहीं आ सकी है, जिसके बायस अफ़गान शहरियों की ज़िंदगियाँ मुसलसल ख़तरात में घिरी हुई हैं। अगले अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार इस हफ्ते रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉयट में सदारती मुबाहिसे के दूसरे मरहले में एक बार फिर आमने सामने होंगे। मंगल को 20 में से 10 उम्मीदवार इन मुबाहिसों में हिस्सा लेंगे, जिनमें बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वार्न नुमायां हैं, जबकि बुध के राउंड में साबिक नायब सदर जो बाइडन और कमला हैरिस भी एक बार फिर एक दूसरे का सामना करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान चंद एक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवारों ने शहरी हकूक के लिए सरगर्म तंजीमों से मुलाकातें की, जिनमें राय आमा के जायजों में वाज़ेह लेकिन कम होती बर्तरी के हामिल साबिक नायब सदर जो बाइडन भी शामिल थे। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते अक़लियती गिरोहों से ताल्लुक रखने वाली 4 ख़वातीन अरकान कांग्रेस के खिलाफ सदर ट्रंप की ट्वीट्स और बयानात 6 सुर्खियों की जीनत बने, जिन्हें डेमोक्रेट्स ने नस्ल परस्ताना करार देते हुए शदीद मज़म्मत की है।
नस्ल परस्ती का मौजू डेमोक्रेट सदारती मुबाहिसों के पहले दौर में भी मुतनाज़िया बना था, जब कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सेनेटर कामला हारिस ने साबिक नायब सदर जो बाइडन के सियासी रिकॉर्ड पर सवालात उठाए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ताल्लुक रखने वाले सियासी मुबस्सिर एरन कॉल समझते हैं कि सदारती मुबाहिसों के दूसरे दौर में भी गर्मा गर्म बहस मुतवक्को है। इन 20 सदारती उम्मीदवारों को खुद को मनवाने के लिए ये आखिरी मौका साबित हो सकता है, और बेहतरीन तरीका ये होगा कि इस दौर में फिलहाल जो उम्मीदवार आगे हैं इन्हें आड़े हाथों लिया जाए और इनके खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया जाए। कामला हैरिस ने साबिक नायब सदर जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा है कि 1994 में जुराइम के हवाले से एक बिल की हिमायत की वजह से बड़े पैमाने पर अक़लियतों को रुकावटों का सामना करना पड़ा। इन ख्यालात की तायद करने वालों में सदारती उम्मीदवार कोरी बुकर भी शामिल हैं और तवक्को की जा रही है कि मुबाहिसे के दूसरे दौर में भी इस पर सवालात उठाए जाएंगे। तहम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से ताल्लुक रखने वाले मुबस्सिर माइकल ट्रॉगॉट समझते हैं कि वोटर्स इक्तिसादी मसाइल के बारे में सुनना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें दीगर अहम मसाइल पर बात करनी चाहिए, जैसे सेहत आमा, तालीम और मुलाजमत के मौके वगैरह। वर्मोंट से डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स, जो कि राय आमा के जायजों के मुताबिक दूसरे नंबर पर हैं, अपनी हरीफ एलिजाबेथ वॉरेन की वजह से बरतरी को बरकरार रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। हमें एक ऐसी सदारती मुहिम की जरूरत है जो अमरीकी अवाम को मुतहर्रिक और पुरजोश कर सके। इन सदारती मुबाहिसों का एक अहम पहलू ये भी है कि ये सदारती दौड़ में शामिल उम्मीदवारों को वोटरों से बराह रास्त राब्ते का मौका भी फराहम करते हैं। वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। 11 सितंबर 2001 के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और 4 दीगर मुल्ज़िमान पर जंगी जुराइम के इल्ज़ामात के तहत गुज़श्ता हफ्ते गुआंतानामो बे की फौजी अदालत में इब्तदाई समातें हुई। VOA से नीलोफर मुगल वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उन मुल्ज़िमान के वकला सफाई से पूछा कि अमरीकी हुकूमत उन्हें दहशतगर्द करार दे चुकी है। उनमें से बाज़ मुल्ज़िमान अपने जुराइम का एतराफ़ भी कर चुके हैं, तो बतौर वकील और बतौर अमरीकी उनका दिफा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। 11 सितंबर 2001 के हमलों में कम से कम 3000 लोग हलाक हो चुके हैं। इन हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और अलकायदा के 4 दीगर मुल्ज़िमान पर 9/11 हमलों और जंगी जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जब खालिद शेख मोहम्मद की डिफेंस टीम के वकला से ये सवाल किया कि खालिद शेख मोहम्मद अपने जराइम का एतराफ़ कर चुके हैं और वो ये मानते हैं कि वो 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड हैं, तो डिफेंस टीम क्यों उनका दिफा कर रही है? ये अभी एक इल्ज़ाम है कि वो 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड है और यही दावा अमरीकी हुकूमत भी करती है। मैंने खालिद शेख मोहम्मद के दिफा का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ये हमारे इंसाफ के निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि ऐसा किया जाए और एक वकील की हैसियत से ये मेरा काम है। और इस तरह 9/11 हमलों के एक दूसरे मुल्जिम रमजी बिन अलशेबा की डिफेंस टीम के वकला का ये कहना है कि उनका मकसद अपने क्लाइंट को मौत की सजा से बचाना है। मौत की सजा के किसी भी केस में वकलाए सफाई की अव्वलीन तरजीह अपने मौक्किल की जान बचाना है। हुकूमत उनके लिए मौत की सजा चाहती है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा केस है और इसमें बहुत से मुल्जिमान हैं। ये हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि उन्हें बचाएं, जबकि बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहते, लेकिन मेरा मकसद रमजी बिन अलशिब की जिंदगी बचाना है। इन तमाम मुल्जिमान की डिफेंस टीमों का ये कहना है कि अमरीका में हर एक को शफाफ मुकदमे का हक हासिल है और वो खालिद शेख मोहम्मद या किसी भी मुल्जिम को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुआंतानामो बे, क्यूबा। दुनिया भर और पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल हो रही हो तो आप हमारी फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, facebook.com/VOA Urdu, जहां आपको तमाम तर कंटेंट बआसानी मिलेगा। मीटू तहरीक ने इस अमर को तो बेनकाब कर दिया कि ताकतवर और मशहूर शख्सियात किस अंदाज से कमज़ोर अफराद को जिनसी तौर पर हरासा करती हैं। ताहम इस हकीकत पर कम ही बात की गई कि अमरीकी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को जब कैंपसेस में जिनसी हरास का सामना करना पड़ता है तो वो इससे किस तरह से निमटते हैं। बिलखुसूस ऐसे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जिनकी सकाफत और रिवायात उन्हें खुद से ज़्यादा बाइख्तियार अफराद को चैलेंज करने या उनसे झगड़ा करने से रोकती हैं। हम आपको मिलवाएंगे अमेरिका में ज़ेर तालीम चीनी तालबा एथियर राव से, जो इस मसले से निमटने के लिए अपने आर्ट का सहारा ले रही हैं, और इस रिपोर्ट के बाद हम बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल इस हवाले से क्या सिचुएशन है, उस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैकेज फर्स्ट।
आल्थिया राव अपने आर्ट को जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने के मुश्किल मौजू पर अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने खुद भी इसका सामना किया जब वो स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका पढ़ने आई थी। मुझे जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के एक बहुत नाखुशगवार तजर्बे का सामना रहा, लेकिन नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर तहकीकात से कुछ साबित न किया जा सका और फिर मेरे प्रोफेसर ने मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। वो रियासत कनेटिकट के आर्ट स्पेस न्यू हेवन नामी इदारे में बतौर आर्टिस्ट काम कर रही हैं। आल्थिया अपने काम के जरिए इस मसले को नुमाया कर रही हैं। वैसे तो उनकी तख्लीकात में फिल्म और वीडियोस भी शामिल हैं, लेकिन वो रोशनी के इस्तेमाल से बनाए गए मुजस्समों पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। वो लोगों से उनके राजों और इरादों को कागजों पर लिखने का कहती हैं, फिर सबको रोशनी के मुजस्समे पर चस्पा कर देती हैं। उनके मुताबिक इससे उन लोगों को आवाज मिलती है जिनकी आवाजों को दबा दिया गया। ऐसे नाजुक मसाइल में किसी के बारे में पेशगी राय कायम किए बगैर खुले जहन से बात सुनना बहुत जरूरी होता है। माजी में चीन में अक्सर ये कहा जाता था कि आप तो बहुत हसास हैं, आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अक्सर गैर मुल्की तुलबा जिनसी तौर पर हिरास किए जाने के वाकयात को रिपोर्ट करने से कतराते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इस खौफ की वजह से ऐसे वाकयात रिपोर्ट नहीं करते कि उन पर एतबार नहीं किया जाएगा या हमले का इल्जाम उन पर ही लगा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी या कानूनी निज़ाम से मनफी जवाब के नतीजे में उनकी अमेरिका में कानूनी हैसियत पर असर पड़ने का खौफ भी अक्सर तलबा को ऐसे वाकयात रिपोर्ट करने से रोकता है। आल्थिया राव कहती हैं कि मर्दों को इस गुफ्तगू में शामिल करना भी जरूरी है। सिनफी मसावात का मतलब बराबरी की बुनियाद पर इंसानी इश्तराक है, न कि मर्द या औरत की एक दूसरे पर अजारादारी। मैं ऐसी राह तलाश कर रही हूँ जिसमें मर्दों को बावर कराया जा सके कि दोनों सिनफों की जीत इसी में है कि वो इस तस्वुर को अपना सकें। वो समझती हैं कि मीटू तहरीक से कबल खवातीन ना चाहते हुए और बिला एहतजाज सब कुछ सह रही थी, लेकिन अब बदलाव आ रहा है। पिछली नस्ल की औरतों ने फैसला कर लिया था कि उनकी बका की हिकमत अमली खामोशी में थी। नई नस्ल की खवातीन ने कहा कि उन्हें ये निज़ाम पसंद नहीं। आल्थिया समझती हैं कि उनकी नस्ल को रवायती बातचीत से आगे बढ़कर मुश्किल मौज़ूआत पर तमाम आवाज़ों को शामिल करना चाहिए और आर्ट इस बातचीत का एक बेहतरीन जरिया है। कैथलीन स्ट्रक की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। तालीमी इदारे हों या काम करने की जगह, जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का मामला जो है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ इदारे उसकी रोकथाम के लिए काम भी करते हैं और आगही के लिए भी काम करते हैं। पाकिस्तान में मेहरगढ़ भी एक ऐसा ही इदारा है। मलिहा हुसैन इस इदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में इस हवाले से क्या इक़दाम हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिहा आपका हमें ज्वाइन करने का। आपके इदारे ने पाकिस्तान में काम की जगहों पर जिनसी हरास के केसेस से मुतालिक निमटने पर काफ़ी कानून साजी पे काम किया है। तसल्ली बख्श है या नहीं, लेकिन इस पर अमल दरामद भी हुआ है। काम से बाहर अमूमी तौर पर मुआशरे में इस मसले से निमटने के लिए कवानीन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान में ये मीटू मूवमेंट तो अब शुरू हुई है दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में 1997 से 1997 से ये काम शुरू हो गया था इनफॉर्मली, और 2001 से ये काम जो है ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। 2010 में पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 कवानीन पास किए थे, जिनमें से एक कानून जो है वो ख़ास तौर से काम की जगहों पे जिनसी हरासानी को रोकने के लिए है। मेहरगढ़ जो है वो कवानीन बनाते हुए भी पार्लियामेंट के बड़े साथ साथ मिलके काम किया, और उसके बाद जब ये कानून बन गए तो तब से लेके अभी तक तकरीबन 9.5 साल हो गए पूरे मुल्क में इन कवानीन पे अमल दरामद कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सा काम हुआ है, बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे तालीमी इदारे भी जहाँ पर मैनेजमेंट्स जो है वो चाहती हैं कि अपने माहौल को बेहतर करें, अपने माहौल को साफ करें, वहाँ पे ये कानून जो है उस पर अमल दरामद बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अभी भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर कंप्लायंस नहीं है इस कानून की, लेकिन मेहरगढ़ जो है वो मुस्तकिल फेडरल गवर्नमेंट के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से इस कानून पे अमल दरामद हो रही है। और उसके साथ साथ लोग जो हैं
زیادہ تر عورتیں لیکن کچھ مرد بھی، کیونکہ یہ قانون سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ قانون کے تحت بنائی گئی انکوائری کمیٹیاں ہیں جہاں پہ یہ قوانین اس قانون کے تحت کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ ہینڈل بھی کیے جاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ تھوڑا سا فوکس میں لیا، اگر ہم تعلیمی اداروں کی صورتحال پہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھ سکیں، کیا کوئی واضح پالیسی ہے اس حوالے سے سیکشل ہیرسمنٹ کی شکایات کی داد رسی کے لیے، اور کتنے جو وکٹمز ہیں اس حوالے سے وہ سامنے آتے ہیں کمفرٹیبلی؟ دیکھیے یہ جو قانون ہے نا جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، خاص طور سے جو کام کی جگہوں کے لیے ہے جس میں تعلیمی ادارے بھی آ جاتے ہیں، یہ ایکچولی ایسا قانون ہے، اسپیشل لا ہے جس کے لیے آپ کو نہ تو پولیس میں جانا پڑتا ہے نہ آپ کو کسی کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ قانون ایک پالیسی دیتا ہے اداروں کو جو انہیں باقی کے ایچ آر کی پالیسیز میں شامل کرنی ہوتی ہے، اور اس پالیسی کے تحت پھر ایک پورا طریقہ کار دیا گیا ہے، ایک میکنزم دیا انسٹیٹیوشنلائز کریں اپنے جس کی عملیہ صاحبہ آپ کے کچھ ڈسٹرپشن ہے کنیکشن میں، ہم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے، لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک قانون موجود ہے اور اس کیس میں پولیس کے پاس بھی آپ کو نہیں جانا پڑتا، اور اوورال جو پروسیس ہے وہ اداروں کے اندر ہی ایچ آر کی جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن جس طرح کا قانون، جس طرح سے آپ نے کہا کہ می ٹو موومنٹ سے بہت پہلے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس پہ مزید جو اس وقت کیسز ہیں ان میں انصاف ملنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتا سکیں کچھ، کہ ایک تکلیف دہ پروسیس ہے اگر ہم انصاف کی اوورال بات کرتے ہیں، جب تک جسٹس تک آپ پہنچتے ہیں بڑے مختلف مشکل مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے، نیم شیمنگ بھی اس میں، وکٹم شیمنگ بھی اس میں شامل ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیے جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ قانون جو ہے خاص طور پہ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ جب انکوائری کمیٹی کے پاس کیس رپورٹ ہوتا ہے تو 30 دن کے اندر انہیں اپنی انکوائری مکمل کرنی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کا فیصلہ ہے 7 دن کے اندر اندر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ تو بے شک یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے یہ کیس رپورٹ کرنا ہے، وہ اس فیصلے تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس مسئلے کے ساتھ بدنامی بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ جب کوئی ہمت کر کے کیس رپورٹ کرتا ہے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگتا، شروع سے آخر میں اس پروسیس میں صرف 5 ہفتے لگتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ذمہ داری سے انکوائری کمیٹیاں جو ہیں وہ کام بھی کر رہی ہیں اور فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اور غلط کام کرنے والے لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ ملیہ حسین ہمیں جوائن کرنے کا، آپ نے کافی حد تک ہمیں جس طرح سے ڈیٹیل میں اوور ویو دیا کہ مہر گڑھ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے اور اوورال پالیسیز اور قوانین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ جی شکریہ۔ چینی حکومت جنگجیانگ کے خود مختار ویگر علاقے میں سرویلنس کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے۔ یہ الزام ایک نمایاں ویگر عالم اور ماہر اقتصادیات کی بیٹی کا ان کے والد چین کے حراستی مرکز میں عمر قید کاٹ رہے ہیں۔ جواہر الہام کے مشاہدات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی حکومت ایک چینی سرویلنس کمپنی ہکویژن پر اس کے چین کے حراستی مراکز میں کردار کے بارے میں پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ 10 لاکھ اوئیغور مسلمانوں کو ان کیمپس میں رکھا گیا ہے۔ چین انہیں تربیتی مراکز بتاتا ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ مراکز اوئیغور مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی شناخت ختم کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں، اور الہام ٹوٹی جیسے اوئیغور حقوق کے حامی لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ معروف عالم ٹوٹی پر چینی حکام نے قوم کی تقسیم کا الزام لگایا ہے، اور وہ اس جرم میں 2014 سے عمر قید کاٹ رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ان کے والد نے کبھی شدت پسندی یا علیحدگی کو فروغ نہیں دیا۔ وہ ڈرتی ہے کہ آواز اٹھانے کی وجہ سے شاید وہ اپنے خاندان سے پھر کبھی رابطہ نہ کر پائیں۔ وہ کہتی ہیں ژنجیانگ میں روزمرہ زندگی شدید سرویلنس کا شکار ہے۔ میری ایک جاننے والی 1 سال پہلے ویغور علاقے میں گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ چیک پوائنٹ سے گزری تو انہیں اسکرین پر شہر کے مختلف مقامات سے لیے گئے اپنے کم از کم 8 امیجز نظر آئے۔ یہ خلاف عقل ہے، وہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ امریکہ چینی ویڈیو سرویلنس کمپنی ہکویژن کے اوئیغور کیمپوں میں اس کے کردار کے باعث اس کے خلاف سخت پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ کانگریس میں ایسی قراردادیں موجود ہیں جن میں لوگ ایسے دوسرے اداروں کے خلاف بھی خیالات پیش کر رہے ہیں۔
لیکن امریکی حکومت کو ہک ویژن سے مخصوص خدشات لاحق ہیں۔ جوہر الہام کہتی ہیں کہ وہ کمپنیاں جو اوئیغر کیمپس چلانے میں مدد فراہم کرتی ہیں وہ ان کمپنیوں کے خلاف تعزیری کارروائی کے حق میں ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کھانا فراہم کرنے والی کمپنی ہے یا ٹیکنالوجی یا کیمرے کی کمپنی ہے، چاہے وہ نئی ہیں یا بڑی ہیں یا چھوٹی۔ اگر انہوں نے حراستی کیمپوں کے فروغ میں حصہ لیا ہے تو میری رائے میں انہیں قائم نہیں رہنا چاہیے اور میں ان کے بائیکاٹ کی درخواست کرتی ہوں۔ بیجنگ ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ کسی مذہب کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ صحیح طرح چین کی مذہبی پالیسیز اور مذہبی آزادی کا جائزہ لے اور مذہب کے نام پر دوسرے ملکوں میں دخل اندازی بند کرے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الہام اور مذہبی مظالم کا شکار لوگوں سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ امریکہ چین میں اوئیغر مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر چینی اہلکاروں کے خلاف پابندیاں لگانے پر بھی غور کر رہا ہے۔ نئے کی چین کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی ابھی بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی نظر آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ اب بھی معاشرے کے منفی رویوں کے باعث خواجہ سراؤں کے لیے روزگار کے مواقع کی کمی ہے، لیکن سندھ کے شہر میرپور خاص کے حیدر نے تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود اپنے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر روزگار کا راستہ ڈھونڈ نکالا۔ جانتے ہیں سترہ ڈار سے۔ کراچی شہر میں یوں تو سیلونز کی کوئی کمی نہیں، مگر تڑاوا سیلون منفرد ہے۔ وہ لگا دو سٹیمر۔ تڑاوا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی زبان میں میک اپ کو کہتے ہیں۔ اس سیلون کی مالک بیبو حیدر ٹرانسجنڈر ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان جیسے لوگ صرف ملازمت کے لیے ہی نہیں، بننے سنورنے کے لیے بھی ایک اچھے سیلون میں آ سکے، اور یوں انہوں نے تڑاوا کی بنیاد رکھی۔ ایک دن مجھے ہیئر کٹ کروانا تھا تو انہوں نے کہا کہ سوری آپ کی آواز جو ہے نا وہ مردوں جیسی ہے، ہم آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، سوری آپ عورت نہیں لگ رہی ہیں، اور خواجہ سرا الاؤ نہیں کرتے ہم لوگ۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم کمیونٹی کے لیے ایک ایسا سیلون کھولیں جہاں پر کمیونٹی بے فکر آئے اور اسے یہ نہ ہو کہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ تڑاوا کھولا۔ بیبو حیدر کا تعلق سندھ کے شہر میرپور خاص سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ والدین اور بہن بھائیوں کے اچھے برتاؤ نے انہیں خود اعتمادی دی، جس کے سہارے وہ ایک ماہر بیوٹیشین بنی۔ پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ماڈل کامی صد بیبو کے ابتدائی کلائنٹس میں سے ہیں۔ تو اس طرح کہ ہماری کمیونٹی کو اگر دیکھا جائے تو رائٹس ملے ہوئے کوئی 2-3 سال ہوئے، وہ پراپر طریقے سے رائٹس نہیں ملے، پر یہ کہ کمیونٹی کے 22 سال خود کام کر رہی ہے، خود اس کلوزٹ سے باہر آ چکی جس کلوزٹ میں وہ پہلے سے بند ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ اب کمیونٹی ممبر خود کام کرنا چاہتے ہیں، اب چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ سلان میں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہوں، پر یہ ہے کہ جب تک ہم خود اونرشپ ملے گی کسی چیز کی، ہم چینج نہیں لا سکتے۔ تڑاوا سیلون میں کام کرنے والے بیشتر افراد خواجہ سرا ہیں، لیکن یہاں سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تڑاوا مینز میک اوور، میک اپ کرنا، میک اپ کرنا یا دوسروں کو خوبصورت بنانا۔ تو اس لیے ہم نے تڑاوا نام رکھا، کیونکہ کمیونٹی کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ بہت ساری ریگولر فیمیل کلائنٹس ہیں جو بہت خوش ہوتی ہیں، ایون اتنا خوش ہوتی ہیں کہ وہ آئی برو صرف بنوانے نہیں آتی، وہ بولتی ہیں میں نے یہ ڈریس لیا ہے، اس کے ساتھ یہ پہنوں، یہ جوتی پہنوں یا یہ والی پہنوں، اتنی میرے ساتھ ان کی اچھی ہو گئی ہے۔ بیبو کی خواہش ہے کہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے دیگر افراد بھی ہنرمند بن کر اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور باوقار زندگی گزاریں۔ تڑاوا صرف آرائش و زیبائش کا مرکز نہیں، بلکہ اس خواب کی تعبیر ہے جو برسوں پہلے اس بیبو نے دیکھا تھا جس نے مشکلات کو سہنے کے بعد گمنامی کے راستے کو نہیں چنا، بلکہ اپنی علیحدہ پہچان بنانے کو ترجیح دی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔